हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों हमारे कुछ विद्यार्थियों द्वारा ये प्रश्न या ये डाउट पूछा गया कि सर हम नेट सेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें या फिर बीएड शुरू कर दें। तो बीएड शुरू करें या फिर नेट सेट कंटिन्यू रखें। मुझे लगता है ये डाउट एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि अनेकों के साथ ये समस्याएं हैं। अनेकों के लिए ये द्वंद्व है कि हम दोनों में से कौन सी राह चुनें। दोस्तों, यद्यपि मैंने इस टॉपिक पर पहले ही एक वीडियो बनाया है, मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या अनुभव किया था और मैंने बीएड किया है या नहीं, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा और पूरी बात आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको अपने लिए ये समझ आ जाए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, सबके साथ एक जैसा नहीं होता, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर मेहनत की बात होती है, नसीब। दोस्तों, आप माने न माने, नसीब की भी बात होती है। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको एकदम आंखों देखा आपको मैं बता रहा हूँ, अनेक ऐसे विद्यार्थी या अनेक ऐसे मेरे मित्रगण जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, जो बहुत अच्छा जिनका पढ़ाई का स्तर है, क्वेश्चन बनाने का स्तर है, उनमें ये काबिलियत है कि उन्होंने नेट, जेआरएफ, सेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और वो अभी नहीं, पिछले साल, पिछले साल, बताऊं कब, जब हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो एग्ज़ाम हुई, जस्ट उसी सेशन में उनका नेट जो है वो क्वालिफाई हुआ। अब आप बताइए, नेट क्वालिफाई हुआ, वो उन्होंने नेट क्वालिफाई क्यों किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नेट सेट क्वालिफाई इसीलिए करते हैं लोग क्योंकि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। जिनको रिसर्च फील्ड में जाना होता है तो उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, फिर वो रिसर्च वर्क करते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो तो हर साल नहीं निकलती, नेट तो हर 6-6 महीने में होता है। और आप माने न माने, ये बात हर एक इंसान के लिए सच है, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों न हो, कि आप विषय वस्तु के संपर्क में जब तक हैं, आप अपनी स्टडी, अपने कंटेंट्स, अपनी पढ़ाई से जब तक आपका टचिंग है, तब तक आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी। जहाँ पे वो दूरी बढ़ी, समझ लीजिए कि आपके माइंड से वो चीज़ें हटने लगेंगी। अब आपने किसी कोर्स की तैयारी, किसी एग्ज़ाम की तैयारी आज कर रखी है और वो एग्ज़ाम आज से 4 साल बाद हो, तो आप खुद बताइए कि जो उस समय ताज़ा पढ़ के निकले हैं, उन लोग से वो एग्ज़ाम अच्छा बनेगा? अच्छा, अब 4 साल तक तो आप उसी एग्ज़ाम का वेट नहीं कर सकते, आप इस बीच किसी दूसरे काम में लग जाओगे। तो ये यहाँ पे लक फैक्टर बहुत मायने रखता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर आपने ये पूरी बात इस विषय पे इंक्लूड क्यों करी? हम तो अभी बात कर रहे हैं बीएड वाली और ये नेट सेट वाली। दोस्तों, मैं इसी बात पे आऊँगा क्योंकि मेरा जो अनुभव है, जो मैं आपको खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, वो इसी से मिलता जुलता है। आप बस देखते जाइए और आप इसको अपने साथ रिलेट करने लगेंगे थोड़ी देर में। जब मैंने एमएससी किया तो 1-2 साल तो मैं को कुछ समझ नहीं आया। मैं नेट दिलाता था और क्वालिफाई नहीं होता था मेरा नेट। सेट जब आया तो सेट पहला वाला क्वालिफाई नहीं हुआ, 2017 वाला, 18 वाला हुआ, 19 वाला हुआ, 2 बार हुआ। उसके बाद ना मैं तब तक बीएड किया ही नहीं था क्योंकि मेरे को सब बोलते थे कि अच्छा, जिस समय हम लोग एमएससी किए थे उस समय तो बिना बीएड के ही अपना वर्ग 1 में हो रहा था, पोस्टिंग ज्वाइनिंग हो, वर्ग 1 में पक्का बिना बीएड के। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मेरे को इतना पछतावा होता था, कब, जब मेरा नेट सेट दोनों नहीं, सेट तो निकल रहा था, सेट निकल गया था 18-19 में, नेट नहीं निकल रहा था, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग। 2019 में 20 में एग्ज़ाम हुआ, सोचो दोस्तों, 19 में वैकेंसी आई, 20 में एग्ज़ाम, 21 में इंटरव्यू यानी कि सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आ जाता है दूसरे दिन और फिर पोस्टिंग हुई। कब? 22 में। 4 साल तो यहीं लग गए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि
2000 मतलब 19 के पहले जब ये एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, उस समय मेरे माइंड में बहुत बार आ रहा था कि भगवान, मैं वो 2016 में जब MSc किया तब मेरे को उस समय ज्वाइन कर लेना था। मैं भले कम से कम एक क्या मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता, मन थोड़ा निश्चिंत हो जाता कि कहीं चलो लग तो गया। अच्छा वो तो चलो ठीक है, उसमें ज्वाइन नहीं किया। बाद में मेरे मन में हर साल ही आता था कि इस साल B.Ed कर लूँ क्या, B.Ed कर लूँ क्या, नेट तो निकल नहीं रहा है, सेट का पता नहीं, भरोसा नहीं है। ये 2017 की बात बता रहा हूँ। 17 में जब मैंने सेट क्वालिफाई नहीं किया था, मैं तब की बात बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वैकेंसी आया, फिर 20 में कोरोना काल था, फिर 20 में जब एग्ज़ाम हुआ, उस समय भी मेरे मन में कश्मकश चल रही थी कि इतना टफ एग्ज़ाम है, इतनी कम पोस्ट है और दिलाने वाले इतने सारे, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी इसमें दिलाते हैं एग्ज़ाम, तो अगर मैं B.Ed करता तो मतलब मन आपका डोलते ही रहेगा। ये एकदम आप लिख के ले लो, आपकी स्थिति कितनी अच्छी हो या बुरी हो, वो आपको ऐसा लगेगा कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये मन की अवस्था है, वो आपको बार 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 झुलाते रहेगा, इधर उधर इधर उधर बहुत झुलाता है। ये हम सब भुगत रहे हैं, आप भी। अब देखो मैं बोलता हूँ कि मैं आज भी भुगत रहा हूँ, कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष पद पे आप पहुँच गए उसके बाद आप निश्चिंत हो गए। ऐसा होता तो फिर क्या ही होता बताओ। मतलब ना मन आपको बार बार नचाता रहेगा, ये फैक्ट है दोस्तों, इससे कोई नहीं बच सका है। मैं खुद भी नहीं, मतलब मैं खुद क्या, मैं खुद कोई स्पेशल थोड़ी हूँ, कोई भी नहीं बच सका है। तो उस समय मेरा मन करता था कि मैं B.Ed कर लेता क्या। मुझे घर में भी बोल रहे थे, मेरी बहन मेरे को खुद बोलती थी कि भाई B.Ed कर ले, एक ऑप्शन तैयार हो जाएगा। एक होता है ना, एक आदमी रिलैक्स हो जाता है, चलो भाई मेरे पास ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता तो है, कम से कम मैं कुछ तो इसके बलबूते कुछ तो आगे कर सकता हूँ ना। और मैं B.Ed कर ही नहीं रहा था, मैं तो बोल रहा था नहीं मेरे को यही काम करना है, यही काम करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था ना, मेरे मन में चिंता बढ़ने लगी थी कि यार जो रास्ता मैंने चुन रखा है, जो सपने मैंने देख रखे हैं, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरा B.Ed न करने का निर्णय कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा अभिशाप न बन जाए, मुझे कर देना चाहिए था। और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने हर साल B.Ed मतलब मैं बस B.Ed का फॉर्म भरने वाला था, B.Ed में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन नहीं ले पाता था मतलब भाई मन के कारण नहीं, मतलब किसी न किसी कारण से मैं उसको टाल देता था, छोड़ हटा उसको नहीं लेना है, ऐसे मतलब टालते रहता था। हो सकता है ये जो टालना मेरा इसी कारण हो कि हो सकता है भविष्य में मेरे लिए सच में यहाँ जॉब लिखी हो, मुझे पता नहीं था उस समय। तो बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए, और इंटरव्यू के टाइम तक मेरे मन में वही कश्मकश जारी थी कि पता नहीं भगवान इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हो गया सिलेक्शन, हो गया, तब वो मलाल दूर हो गया कि अच्छा हुआ मैंने B.Ed नहीं किया। तो दोस्तों निर्णय सही गलत नहीं होता, सोचो अगर मैं ये क्वालिफाई नहीं होता तब यही निर्णय मेरे लिए फिर क्या साबित होता, आप खुद सोचो। फिर मैं अपने आप को कोर्स रहा होता कि आखिर मैं B.Ed कर लेता तो मैं कम से कम इसके लिए एलिजिबल होता, कहीं प्राइवेट स्कूल लेकर कम से कम एलिजिबल, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल में भी बहुत आप देखेंगे B.Ed प्राइवेट स्कूलों में भी। मैंने तो प्राइवेट स्कूल में भी, जब मैंने रायपुर में मैं गया था, अनेक प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश की थी, तो B.Ed के कारण में, मतलब B.Ed न होने के कारण में रिजेक्ट कर दिया गया। तो मुझे समझ में आया कि यार B.Ed की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो ये मेरा अनुभव था दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यद्यपि मैंने B.Ed नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में हर साल और बार बार ये आता था कि B.Ed कर लिया जाए, एक ऑप्शन बनेगा, एक ऑप्शन तैयार रहेगा। तो इस पूरे वक्तव्य से, मेरी पूरी बातों से आपके माइंड में कुछ क्लियर हो गया होगा, और वो यही है कि अगर आपको लगता है कि यार इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, या ये क्वालिफाई, मतलब आपको खुद अपनी, मेरी तैयारी उस समय उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं ना, मेरे से नेट क्वालिफाई हो नहीं रहा था, अभी तक नहीं हुआ है, मैं नेट क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेट क्वालिफाई हूँ। तो अब हो गया, वो भगवान की कृपा की हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में ये अभी भी मन की जो नैया है वो अगर डोल रही है तो आप B.Ed कर लीजिए। अच्छा, अब अनेक लोगों के मन में ये भी कि सर अगर B.Ed करेंगे तो इधर से हमारा नाता टूट तो नहीं जाएगा? नहीं टूटेगा। B.Ed जो है वो कुछ व्यवस्था करके कर लीजिए कि भाई B.Ed करते करते भी आपको अपनी इधर की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। अब ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर हम एक दिशा को पकड़ रहे तो दूसरी छूट ही जाएगी? भाई ऐसा थोड़ी है कि केवल यही काम करना है या यही काम करना है, हम दोनों काम क्यों नहीं कर सकते? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप B.Ed को आप शुरू कर दो। B.Ed में आप खुद जानते हैं कि ज़्यादा मतलब
परीक्षा पास हो जाओगे, चिंता ना करो, आप अच्छे से पढ़ोगे। इसका कोई सिलेबस गणित जैसा हार्ड नहीं है जिसके लिए आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़े। तो बीएड का सिलेबस आप सब जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो आप देखेंगे आपको इजी लगेगा, आप पढ़ लेंगे। तो आप ये सोचो कि मेरा क्या समय इतना महत्वपूर्ण है कि क्या मैं अपना पूरा जो अपने पूरे दिन भर का अमूल्य समय इसी में दे दूँ, या फिर मेरे पास कुछ अलग से समय निकल सकता है जिस पर मैं कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट उस समय की मैं कर सकता हूँ। तो आप निश्चित तौर पे अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके पास रास्ते सूझेंगे। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि बीएड कर लिया जाए, तो मैं तो बोलता हूँ कर दो भैया, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मैंने नहीं कि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना करो, ये मैं बता रहा हूँ सब कुछ नसीब की बात है। मुझे खुद को कोई भरोसा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो ये सिलेक्शन हो गया, तो ये प्रभु की कृपा समझे हम बस। नहीं तो मैं तो खुद सोच रहा था कि बीएड कर लूँ, इसलिए आप लोग कर लीजिए, कम से कम आपके पास एक अच्छा रास्ता खुल जाएगा। और इसके साथ साथ आप सेट नेट की प्रिपरेशन कर लीजिए, दोनों दिशाएं चलती रहेंगी। और साथ ही साथ आप कुछ अपना जो आपका कार्य है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो वो भी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपने ये बात सुनी होगी कि तैयारी बेस्ट के लिए कीजिए, लेकिन तैयार वर्स्ट के लिए रहिए। अर्थात आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, बड़े से बड़ा सपना देखें, लेकिन तैयार आप बुरी से बुरी स्थिति के लिए रहें। मतलब आपके पास बैकअप के लिए पूरा प्लानिंग होना चाहिए कि भैया अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये ऐसा सोचना नेगेटिव थिंकिंग नहीं है कि भाई हम क्यों सोचें कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हमको सोचना पड़ता है ताकि हम कुछ तैयार रख सकें अपने लिए प्लेटफॉर्म। हालांकि हमारे को पूरी कोशिश करनी है कि वो एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन हमको ऑप्शन तैयार रखने पड़ेंगे ताकि हम पैनिक होने से बचें, दहशत में ना आने पाए। हमारे पास एक ऑप्शन तैयार रहेगा तो हम रिलैक्स रहेंगे। और यही सलाह मैं आप लोगों को भी दूंगा कि आपके माइंड में, जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बीएड ही करो, अगर आपके माइंड में कोई और, मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक दिशा, एकदम बोलते हैं ना, एक दिशा पे ध्यान दो, बस उसी पे फोकस करो। यद्यपि ये सच है, लेकिन सबके अपने अपने सिद्धांत, सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरा तो यही विचार है भाई, एक दिशा में फोकस रखो, लेकिन 2-3 दिशाओं में अपने कुछ वहाँ पे कदम जमा के रखो, कुछ ऑप्शंस तैयार करके रखो, ताकि आपका अगर मान लो वहाँ पे ना हो तो इधर उधर हो जाए। तो तैयार रखनी चाहिए, 2-3 दिशाओं में अपनी अपनी पकड़ बनाए रखो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर आपके चॉइस के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार, आपके इंटरेस्ट के फील्ड के अनुसार, फिर आप चाहे जो करें, जिस दिशा में चाहे, सब सही है, कुछ भी निर्णय गलत सही नहीं है, सब सही है दोस्तों। बस आपका मन खुश होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है मन की प्रसन्नता, मन की शांति। वो आपको जहाँ मिले आप बस उसी फील्ड को चुनो, वही काम करो, दैट्स ऑल, बाकी सब ठीक है। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मन में कोई भी प्रकार की डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के बता सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वैसे मैं एक खास बात बता रहा हूँ कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए गणित की वीडियो सीरीज मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, आप सभी जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बहुत बहुत प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।